आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन। आज के संस्थान घोषित करके आए एआईसीसी के सीनियर पर्सन बहुत ही विद्वान तथा वक्ता आलोक शर्मा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री आदरणीय मंत्री सिंह केतु जी, भाई नितिन भंसाली जी, भाई अजय बनवानी जी, अमित जी, भाई गौरव जी, भाई नेता जी, आप सभी का स्वागत है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप आलोक बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई। यहाँ पर मंच पर तमाम सम्मानित कांग्रेस के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस छत्तीसगढ़ की पवित्र पावन चिंतन मनन मोक्ष आध्यात्म और कर्म की भूमि को सर झुकाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं नमन करता हूं। साथियों, आपका धन्यवाद कि इतनी गर्मी में व्यस्त शेड्यूल में भी आप लोग आए। जैसा कि आप सबको पता है कि लोकतंत्र का पावन पर्व और छत्तीसगढ़ में उसका तीसरा चरण, जिसमें सबसे ज्यादा लोकसभा के चुनाव के सांसद चुनकर संसद तक जाएंगे, वो बहुत निकट है। और जिस तरह से रायपुर में और छत्तीसगढ़ में मौसम का पारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे चुनाव का पारा भी बढ़ता चला जा रहा है। आज दो तीन विषयों को लेकर मैं आपसे बात करूंगा, फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे, प्रश्नों को हम ज्यादा लेंगे। मैक्सिमम चीजें आप लोगों के संज्ञान में भी हैं और बहुत चीजें अब देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। इसी प्रदेश में 9 में से 7 सांसदों के टिकट काटकर बीजेपी ने सबसे पहले तो हार मान ही ली थी कि इन सांसदों ने छत्तीसगढ़ की आवाज संसद में नहीं उठाई। और संसद के लोग और दिल्ली के लोग सोचते थे कि शायद ये सांसद अपने क्षेत्र में काम करते होंगे, लेकिन टिकट काटने के बाद बीजेपी ने सिद्ध कर दिया कि वो छत्तीसगढ़ से लेकर संसद तक नकारा और निकम्मे थे, इसलिए उनका टिकट काटा गया। आज दो तीन बिंदुओं को मैं लेना चाहूंगा। सबसे पहले कि कांग्रेस पार्टी का पूरा अपना चुनाव का जो प्रचार रहा, वो एक सकारात्मक नोट पर रहा। हमने छत्तीसगढ़ में पहले विधानसभा का भी चुनाव लड़ा तो हमने सकारात्मक नोट पर लड़ा। उन्होंने विद्वेष, विभाजन, आलोचना, समीक्षा और जिस तरह से अब शब्दों का इस्तेमाल पहले भी हुआ, मुझे लगता है कि आज केंद्र के तमाम जितने लीडर्स आ रहे हैं, आज भी उसी दिशा में वो छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम, अपने देश को बदनाम करने का काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हमारा सीधा सीधा सवाल है देश के प्रधानमंत्री से और वर्तमान की सरकार से कि जो वायदे आपने नवंबर के चुनाव में किए थे, उनमें से कितने वायदे पूरे हुए हैं? क्या 3100 रुपए जो एमएसपी की बात थी, उस पर कोई काम हुआ है? क्या आपने जो तमाम आरोप कांग्रेस सरकार के ऊपर लगाए थे, उनमें से कोई भी व्हाइट पेपर या किसी भी तरह की कोई कार्रवाई, जांच कहीं पर भी कोई शुरू किया था? और अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। क्या आपने झूठ बोलकर एक विकासशील सरकार को यहां से हटाने का काम किया? जिस तरह से पहले 15 साल में दो चीजें यहां पर प्रमुख रही, एक नक्सलवाद किस तरह से बढ़ा, कुछ ब्लॉक से नक्सलवाद बढ़ते 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 और 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद फैलता चला गया। उसी की बानगी दोबारा से दिखाई दे रही
आज हालत यह है कि इनके तमाम लीडर्स स्वयं सुरक्षित नहीं है। कई बड़े नेताओं की हत्या नक्सलवाद के चलते हुई। हम तो पहले कहते ही थे कि हमारा पूरे कुनबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से लड़ाई करते हुए भेंट चढ़ा, लेकिन अब इनकी सरकार आई और दोबारा से वही नक्सलवाद और अपराधवाद दोनों चीजें बढ़ती चली जा रही। अपराध चाहे वो SC ST पे हो, चाहे वो अपराध सभ्य समाज में किसी भी रूप से हो, तो अपराधवाद और नक्सलवाद दोनों एक रिमोट कंट्रोल सरकार कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से बढ़ावा दे रही है, उसको रोक नहीं पा रही है। ये सीधा सीधा हमारा आरोप है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि लगातार नक्सलवादी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। यहाँ के लोगों को अमित शाह को चिट्ठियां क्यों लिखनी पड़ रही हैं कि हमारी सुरक्षा या हमें सुरक्षित रखने के लिए आप कार्रवाई करें। हमारा हमेशा से कांग्रेस पार्टी का एक नारा रहा है कि हम सुरक्षा भी देंगे, विश्वास भी जगाएंगे और विकास भी करेंगे। आज विकास भी गायब हो गया है, विश्वास भी गायब हो गया है और सुरक्षा भी गायब हो गई। छत्तीसगढ़ जो एक शांति प्रिय प्रदेश हमेशा से रहा है, उसमें दोबारा से अशांति और विद्वेष घोलने का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये इस प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। महतारी योजना, कितने लोगों को, कितनी हमारी माताओं बहनों को अपने अकाउंट में पैसे मिले, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, पूरी तरह से फ्लॉप रही। यही देश के प्रधानमंत्री थे, मध्य प्रदेश में धान का कोई दाम देते थे, छत्तीसगढ़ में कोई दाम देते थे, क्योंकि बोलने पे मोदी जी के कहीं पे GST तो लगता नहीं, जो मर्जी बोल के चले जाओ, 3100 रुपए हम देंगे और ये होगा और वो होगा। और होता यह है कि ऊपर से जो कृषि के उपकरण है उनके ऊपर GST लगा दी जाती है, जिससे किसान की आय और कम होती है। बड़े बड़े वायदे होते हैं, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ किसान पर अत्याचार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार उनकी सरकार। किसान प्रदेश है ये, पूरी तरह से किसान प्रधान प्रदेश है। आप देखिए किस तरह से किसानों के ऊपर चौतरफा मार लगी। 2014 में जो टमाटर का बीज 20 से 22 हजार रुपए किलो था, आज वो 1.5 लाख रुपए किलो के करीब तक पहुंच चला गया है। HIV जो हमारे हाई यील्डिंग वेराइटीज के जो बीज है, इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, डीजल हो, ट्रैक्टर के पार्ट हो, लोहा हो, जो 30-31 रुपए किलो लोहा था, छत्तीसगढ़ पूरे देश को लोहा सप्लाई करता है, और यहाँ पर आज जो कृषि के उपकरण हैं वो कोई भी 60, 65, 70 रुपए प्रति किलो से कम उसकी कॉस्टिंग नहीं आ रही। एक तरफ कीमत बढ़ी और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो उनकी आमदनी थी वो घटी। तो मोदी जी ने नारा दिया था कि 2022 तक मैं आऊंगा और किसानों की आय डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। लेकिन हालत यह है कि 32 रुपए से घटकर जो आय है वो आज 27 रुपए प्रति किसान, प्रति व्यक्ति, प्रति दिन पर आ गई। ये हमारे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े। किसानों की आमदनी घटी, किसानों का सुसाइड रेट बढ़ा, किसानों के ऊपर कर्जा लगभग 2 गुना हो गया पिछले 10 सालों में। 47,000 रुपए से बढ़कर लगभग 93,000 रुपए प्रति किसान कर्जा बढ़ गया। और इसका सीधा असर जो किसान प्रधान प्रदेश है, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, वहां पर सीधा सीधा ज्यादा पड़ा है कि यहाँ का किसान मेहनत भी करता है, उपज भी ज्यादा पैदा करता है, और उसके बावजूद अगर उसके ऊपर किसान के ऊपर कर्जा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा केंद्र सरकार की नीतियों का कुप्रभाव है। एक तरफ राज्य के अंदर अपराध बढ़ रहा है, अस्थिरता बढ़ रही है, नक्सलवाद बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ भयंकर बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों छत्तीसगढ़ के साथ न्याय करने में असफल रहे। 11 में से 9 सांसद जिस प्रदेश ने दिए, आप सब पत्रकार बंधु याद कीजिए कौन कौन से सांसद ने कब कब
छत्तीसगढ़ के विषय में कोई भी आवाज संसद में उठाई। किसी ने भी कहा हो कि ये इतनी हजारों की तादाद में जो हमारी ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, आज शायद उप मुख्यमंत्री भी शायद उसी क्षेत्र से आते हैं जहां से सबसे ज्यादा ट्रेन चलती हैं। एक एक दिन में एक एक दर्जन, दो दो दर्जन ट्रेन कैंसिल हो जाती हैं, और छत्तीसगढ़ का जो आम नागरिक है वो किस तरह से अडानी को मदद पहुंचाने के चक्कर में कि उसकी कोयले की ट्रेनें चलती रहें और आम आदमी की ट्रेनें बंद रहें, भेंट चढ़ गया पूरा रेल विभाग। क्या किसी भी सांसद ने ये सवाल वहां पर उठाए? क्या किसी भी सांसद ने कहा कि यूरिया की सप्लाई हमारे प्रदेश के अंदर बढ़ाइए? क्या किसी भी सांसद ने जो जीएसटी का पैसा इस राज्य का है, जो केंद्र सरकार देती है, जिसमें राज्य की हिस्सेदारी होती है, क्या किसी भी एक सांसद ने पिछले 10 साल में हिम्मत दिखाई कि वो चिट्ठी लिखकर देश की वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री के कार्यालय से ये मांग कर सके कि छत्तीसगढ़ का वाजिब हिस्सा है, ये हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए? साथियों, ये चुनाव नीतियों का है, संसद का है, जो देश की नीतियां हैं उसका है। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों के जो अधिकार हैं, उन राज्यों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लोकसभा में अलग अलग राज्यों से सांसद जाते हैं। क्या इन सांसदों ने एक बार भी छत्तीसगढ़ के लिए न्याय मिले, छत्तीसगढ़ को जो उसका वाजिब हक है वो मिले? देश की जनता और खास तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि ऐसे डमी जो सांसद हैं, जिनको 10-10 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता ने झेला है, क्या इसी जमात में आज आई वॉश करते हुए 9 में से 7 सांसदों के आपने टिकट बदल दिए ताकि एंटी इनकम्बेंसी समाप्त हो सके? और अब कहते हैं कि साहब वोट जो है वो मोदी जी के नाम पर दे दीजिए। तो वे फिर ये कैंडिडेट क्यों खड़े किए आपने? सब जगह मोदी जी ही लड़ रहे। क्या सांसद जो 20 लाख, 18 लाख, 22 लाख वोटों का प्रतिनिधित्व करता है, क्या वो संसद में एक बार भी जाकर आवाज नहीं उठाएगा? यह आज हमारा दूसरा सवाल है कि जो तमाम सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी बताए उन सांसदों ने छत्तीसगढ़ की आवाज उठाने के लिए क्या क्या किया? क्या किसी एक भी सांसद ने कहा कि मोदी जी आप 500 रुपए का सिलेंडर यहां पर 5 महीने पहले, 6 महीने पहले घोषणा करके गए थे, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? क्या किसी सांसद ने एक छोटे से न्यूज चैनल को, यूट्यूब चैनल को, किसी पत्रकार को, किसी को भी कोई छोटी सी बाइट दी है कि हम ये डिमांड करते हैं? मुझे लगता है केवल और केवल झूठ बोलने की सरकार है, और ये झूठ बोलने की आदत जो है ये केवल यहाँ छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं में नहीं है, क्योंकि झूठों के सरदार और झूठों के शहंशाह आजकल दिल्ली बैठे हुए हैं। वो लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, और एंटायर पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी ये कहता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपके मंगलसूत्र यहां से वहां हो जाएंगे, आपका कमरा 2 कमरे होंगे, 2 में से एक कोई और ले जाएगा, आपकी भैंसिया खोल के चली जाएगी। और ये करते करते हालत ये है कि हमने उनके 150 से ज्यादा सांसद पूरे देश में छीन लिए। जो सरकार कहती थी कि 300 के पार और 400 के पार आएंगे, आज वो 150 के पार नहीं जा रही है, क्योंकि देश की जनता समझ गई है कि झूठ बोलना उनके डीएनए में है। झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह करना, झूठे आंकड़े परोसना, झूठी न्यूज प्लांट करना, ये सब उनके कहीं ना कहीं डीएनए में है, और पूरी तरह से अब वो एक्सपोज हो गए हैं। पहले और दूसरे फेज का जो एग्जिट पोल आया है, अब आप सोच रहे होंगे एग्जिट पोल तो कोई आया नहीं, लेकिन मोदी जी ने एग्जिट पोल अपनी तरफ से लॉन्च कर दिया है कि उनकी निम्न स्तर की जो भाषा है, किस तरह से वो झूठ बोल रहे हैं, निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसने से नहीं चूक रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा एग्जिट पोल है कि सरकार और देश के प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं। शायद उनको लग रहा है कि कहीं झोला उठाकर चलना ना पड़ दे। देश की जनता अब पूछ रही,
और जब से 400 पार का नारा दिया था, अब कुछ दिन से तो गायब है। 400 कुर्सियां भरनी मुश्किल हो गई इनकी सभाओं में, और सबको समझ आ गया कि 400 पार का नारा जो है वो सीधा सीधा इस चीज के लिए है कि किस तरह से संविधान को बदलना है। मोदी जी ने कहा था कि चुपचाप करेंगे इस काम को, लेकिन इनके जो सांसद प्रतिनिधि थे उनको प्रॉपर ट्यूशन नहीं मिली। उन्होंने वो प्रॉपर पेपर जो था वो लीक करना शुरू कर दिया कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, संविधान को बदलेंगे। और 10 वर्षों से जिस तरह के इनके बयान और क्रियाकलाप हैं वो सीधा सीधा बताते हैं कि संविधान को खतरा है, संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है, आरक्षण को खतरा है। और यही कारण है कि आज चुनाव जो है वो जनता और बीजेपी के बीच में हो गया है। जनता भी कह रही है कि आप देखिए, जितना आपको अन्याय करना था वो आपने कर लिया। और उसी की वानगी में हमारा एक न्याय पत्र आया, हमारा मैनिफेस्टो, कि 10 वर्षों से जो महिलाओं के ऊपर अन्याय हुआ, हमने कहा कि हम आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, हर गरीब गृहिणी महिला को 1 लाख रुपया देंगे। युवा न्याय आया कि हर जो युवा ग्रेजुएट और डिप्लोमा करेगा उसको हम 1 लाख रुपया अप्रेंटिस के लिए 1 साल के लिए हम देंगे। जिस तरह से अन्याय विभिन्न राज्यों के साथ हुआ, विभिन्न जातियों के साथ हुआ, जिस तरह से समाज के अलग अलग वर्गों के साथ हुआ, हम अन्याय से न्याय की तरफ बढ़ते हुए हम एक न्याय पत्र लेकर आए। लेकिन दुर्भाग्य, न्याय पत्र में भी झूठों के शहंशाह को क्या दिखाई दिया? उनको मछली दिखाई दी, मायोवाद दिखाई दिया, मुस्लिम दिखाई दिया, मुस्लिम लीग दिखाई दिया, उनको मंगलसूत्र दिखाई दिया, पाकिस्तान दिखाई दिया। क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा ही दिखाई देता है। देश के प्रधानमंत्री को लज्जा आनी चाहिए कि आप हर 6 महीने के बाद जिस मर्जी राज्य में चले जाते हैं जहां चुनाव होता है, वहां पर बड़े बड़े वायदे कर कर आ जाते हैं। आप 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख का अकाउंट में आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, किसान की आय डबल होगी, हर घर में जल होगा, हर व्यक्ति के सर पर छत होगी, छत के नीचे नल होगा, नल के नीचे बाल्टी होगी, बाल्टी में डब्बा होगा, डब्बे में पानी होगा और साइड में साबुन रखा होगा। देश के प्रधानमंत्री का ये स्तर हो गया है कि वो लाल किले की प्राचीर से लेकर और कांकेर तक, बस्तर तक झूठ बोलने से अभी बाज नहीं आ रहा। मैंने तमाम बीजेपी के साथियों से कहा कि आप झूठ बोलना क्यों चालू रखे हुए? तो उन्होंने कहा कि 10 साल तक हमने निकम्मी सरकार चलाई है, झूठ का ही सहारा है। और एक कहावत है कि सच जब तक अपने जूते का फीता बांधती है, झूठ पृथ्वी के 2 चक्कर लगाकर आ जाती है। और उसी फार्मूले पर, डिवाइड एंड रूल और झूठ के सहारे पर ये पूरी सरकार चल रही है। आखिरी चरण है। छत्तीसगढ़ एक ऐसी भूमि रही है बहुत शांति प्रिय हमेशा से। नया राज्य बना, विकास के रास्ते पर चले, हमारी 5 साल सरकार रही, किसान खुशहाल रहा, तेंदूपत्ते से लेकर और धान से लेकर और हर व्यापारी, हर किसान वर्ग सब खुश थे। बेरोजगारी दर जो 3 दर्जन के आसपास हुआ करती थी वो 0 के करीब आई। लेकिन आज दोबारा से बेरोजगारी दर वापस बढ़ती चली जा रही। 15 वर्षों में जो दंश छत्तीसगढ़ ने झेला था, आज एक रिमोट कंट्रोल के मुख्यमंत्री, आज एक रिमोट कंट्रोल की सरकार यहां पर थोप दी गई है 2 लोगों के द्वारा। ये छत्तीसगढ़ का सीधा सीधा अपमान। हमारी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव के चरण से पहले ये उत्तर दे कि कौन कौन से वायदे आपने किए थे पिछले चुनाव में, और उनमें से कौन कौन से वायदे आपने छत्तीसगढ़ की जनता से पूरे किए हैं। इसका हम उत्तर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र लेकर आना हो तो जरूर लेकर आए। इसी वानगी में एक मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, लंबा नहीं करूंगा, आपके प्रश्नों को लूंगा मैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पिछले कई वर्षों से हम आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने दायित्व का सही से निर्वहन नहीं कर रहा है।
और उसका एक जीता जागता प्रमाण अभी 2 चरणों के चुनाव में दिखाई दिया। सबसे पहली चीज तो यह है कि जब झूठ बोला जाए और हेट स्पीच दी जाए, एक संप्रदाय वर्ग को लेकर जिस तरह के वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री ने देने शुरू किए पहले एग्जिट पोल के बाद, अपने हार की जो बौखलाहट थी, इलेक्शन कमीशन ने देश के प्रधानमंत्री को नोटिस देने की बजाय नोटिस दिया नड्डा जी। इतनी कंप्लेंट चली गई उस वक्तव्य के ऊपर, लगभग 17,000 चिट्ठियां इलेक्शन कमीशन को लिखी गई, ऐसा मीडिया के माध्यम से पता चला। दर्जनों कंप्लेंट हमने की विभिन्न विषयों को लेकर, इनके नेताओं को लेकर, मंत्रियों को लेकर, देश के प्रधानमंत्री को लेकर, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी भी कंप्लेंट का ना तो निवारण करता है, ना ही निस्तारण करता है, ना तो उसको कंप्लेंट को मानता है कि भाई ये गलत कंप्लेंट है, और ना ही उस पर एक्शन लेता है। अजीब तरह की मौन धारण करके इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है तमाम कंप्लेंट्स के ऊपर। आज युग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा का है, मोबाइल का है, और काउंटिंग और वोटिंग ईवीएम से है। ईवीएम को बहुत सेफ बताया जाता है। सबसे बड़ी दलील उच्चतम न्यायालय में दी जाती है कि ईवीएम से काउंटिंग जल्दी हो जाती है, बैलेट पेपर से कई कई दिन लगते हैं। अब इलेक्शन कमीशन से सीधा सीधा सवाल है हमारा कि प्रथम चरण का चुनाव हुआ 19 तारीख को, दूसरे चरण का चुनाव हुआ 26 तारीख को, और जो वोट परसेंटेज बताई वो आपने 11 दिन के बाद 30 तारीख को बताई। ऐसा कौन सा प्रोसेस आप अडॉप्ट कर रहे थे, कौन सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेथोडोलॉजी यूज कर रहे थे कि आपको वोट परसेंटेज बताने में 11 दिन लगे? और अगर दूसरे चरण के वोट परसेंटेज 4 दिन में बताए जा सकते हैं, 26 तारीख वाले, तो 19 तारीख वाले में 11 दिन क्यों लगे, और दोनों एक दिन क्यों आए? और अभी तक भी केवल वोट परसेंटेज बताया है, टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट कितनी हुई है वो अभी तक भी नहीं पता चला। भाई 66% 100 का है, 200 का है, 500 का है, 1000 का 66% है, 2000 का 66% है। टोटल नंबर ऑफ वोट कितनी पोल हुई है? एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता की बात करते हैं, और मोदी जी तो सबसे बड़े बड़े दोनों वहां फैला फैला के बात करते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को एक व्हाइट पेपर नहीं लाना चाहिए कि डिले क्यों हुआ? हमारा सीधा सवाल, डिले क्यों हुआ? टोटल नंबर ऑफ वोट कितनी डली वो क्यों नहीं बताई गई? और हमारी सीधी सीधी मांग है कि अगले चरणों में सेम डे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, आपको जितने लेने हैं लीजिए, लेकिन डाटा कंपाइल करके इस देश की जनता को बताइए कि किस लोकसभा क्षेत्र में कितनी वोट पोल हुई है, ताकि देश की जनता का विश्वास इस इलेक्शन कमीशन, इस प्रोसेस में और हो सके। हमारी सीधी सीधी मांग है कि इलेक्शन कमीशन सवालों के कटघरे में है, इलेक्शन कमीशन उत्तर दे। अब आपके प्रश्न जो भी हो एक एक करके हम लेंगे। सादर आमंत्रित हैं आपके प्रश्न, लेकिन शांति से। देखिए, सदस्यता दी गई नहीं दी गई उसके बारे में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, मैं पीसीसी से कंफर्म करके जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन आपका जो मूल प्रश्न है कि कांग्रेस डरी हुई है और झूठ बोल रही है, मैं ये कहना चाहूंगा अगर आज कोई डरा हुआ है तो सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी डरे हुए हैं, और अगर सबसे ज्यादा कोई झूठ बोल रहा है तो वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं।
देखिए, झूठ का बोलबाला तो बहुत तंत्र उनके पास है, और जिस तरह से एक एक क्लिक के ऊपर 5-5, 7-7 करोड़ व्हाट्सएप और तमाम मैसेज करने की ताकत, नोटबंदी के पैसे की ताकत, विधायक खरीदने की ताकत, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की ताकत, सब चीजें आज उनके पास है। और इसीलिए माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी कह रहे हैं कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। वास्तव में झूठ और गुमराह करने की जो उनकी फैक्ट्री है, उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। उन जड़ों को उखाड़कर फेंकने का काम इस बार जनता करेगी। देखिए, मुझे लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने सब लोगों को ही ना अब ये आदत डाल दी है कि कोई रिसर्च मत करो। अब बड़े सम्मानित पत्रकार, मैटर थाने में गया, 4.5 लाख रुपए का लेन देन का कोई मामला है। उसमें थानेदार ने कहा कि साहब ये क्रिमिनल केस नहीं है, 155 में आप जाइए, न्यायालय को अप्रोच कीजिए, ये सिविल का मैटर है, इसमें एफआईआर कहां दर्ज हो गई। मैंने इसीलिए कहा कि झूठों के शहंशाह ने पूरी बीजेपी को झूठ बोलना सिखा दिया, और उनका तंत्र मजबूत है। उस तंत्र को मजबूत कर को तोड़ने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो हमारा साथ देगा। कोई एफआईआर नहीं हुई है, केवल थानेदार ने सलाह दी है कि सिविल का मैटर है, आप कोर्ट चले जाइए। पेमेंट चेक से ली गई है, और अगर किसी ने किसी से पेमेंट ली और उसके देने में विलंब हो गया तो आधी सरकार पे एफआईआर हो जानी चाहिए। कि भाई मामला तो ये लोग सुबह से शाम तक मामला ही तो बना के देश को गुमराह कर रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलता हो कि धारा 370 हट गई, लगभग 100 पत्रकार साथी मेरे यहां पर बैठे हैं। ऑर्डिनेंस यूट्यूब से गायब है, गूगल से गायब है, मिलेगा नहीं आपको। उस ऑर्डिनेंस को पढ़िए, अगस्त वाले को। उसमें लिखा, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। धारा 370 की पावर को यूज करते हुए हम 2 बदलाव कर रहे हैं, और गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक झूठ बोलना, धारा 370 हट गई। इस तरह के 36 बदलाव हुए पहले। 2 प्रधानमंत्री होते थे, 2 निशान थे, 2 झंडे थे, पंचायती राज नहीं था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, पता नहीं कौन कौन से बदलाव हुए। लेकिन झूठ का बोलबाला है। लेकिन झूठ अब एक्सपोज होने लगे हैं, झूठे लोग। यही कारण है कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मुझे लगता है जिन लोगों ने 2 कारणों से छोड़ी पार्टी, एक डर और एक अवसरवादिता। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहूंगा ऐसे सब लोगों को बाहर ही बरामदे में बैठाए रखा जाए, अंदर ना घुसने दिया जाए। हो गया जवाब। नहीं हटी है, संविधान का अभी भी हिस्सा है। 17 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं। उनको हटाने के लिए धारा 370 को, मैं तो कह रहा हूं 100 पत्रकार बैठे हैं, किसी ने ऑर्डिनेंस पढ़ा है? वो किसी ने नहीं पढ़ा। 5 या 6 अगस्त का जो ऑर्डिनेंस है 2019 का, तो पढ़िए, उसमें लिखा है धारा 370 की पावर यूज करके हम 2 बदलाव ला रहे हैं। पहला बदलाव है कि उस समय का एक जो 35A का है उसको हम हटा रहे हैं, उसको भी बाद में 15 साल कर दिया कि 15 साल का डोमिसाइल चाहिए। और दूसरा ये है, कॉन्स्टिट्यूशन जो वहां की असेंबली है उसको रिप्रेजेंट गवर्नर करेंगे, और 3 राज्यों उसको हिस्से में बांट दिया गया उसको। ठीक है, बदलाव किए, बदलाव पहले भी हुए, लेकिन किसी देश के प्रधानमंत्री ने झूठ नहीं बोला। लेकिन इनको तो चाइना को क्लीन चिट देनी हो,
कोरोना पे झूठ बोलना हो, वैक्सीन वालों से पैसे हड़प के वैक्सीन पे झूठ बोलना हो, वैक्सीन पे वो बाबा जी का फोटो लगना हो, केवल प्रचार चाहिए, झूठ चाहिए, देश को गुमराह करते रहो। दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सुबह से शाम तक झूठ का ही सहारा लेते हैं। राम प्रसाद जी। जी बिल्कुल करते हैं। बस आपका सेवक हूँ, बस आपका नाम लेकर बुलाया। मैंने आप जैसे प्रभुदास जी सवाल करते हैं तो जवाब देके अच्छा लगता है। जी देखिए, 5 साल में नक्सलवाद कितना कम हुआ ये पूरे देश ने देखा। आप लोग मुझसे ज्यादा यहाँ पर छत्तीसगढ़ को देखते रहे, कवर करते रहे। आज से 10 साल पहले का छत्तीसगढ़ देखिए और जब हमारी सरकार गई तब का छत्तीसगढ़ देखिए। नक्सलवाद कम हुआ, लगातार कम हुआ। नक्सलवादी क्षेत्र जिनको कहा जाता था उसमें विकास के काम शुरू हुए। तमाम हमारी योजनाएं जो थी, जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाए, उन योजनाओं का, चाहे वो जितने भी उपज थी हमारी वन उपज, उनको लेने की बात हो, स्कूल कॉलेज खोलने की बात हो, उद्योग खोलने की बात हो, चाहे हसदेव के जंगलों को बचाने की बात हो, हमने हमेशा जल, जंगल और जमीन की का जो अधिकार है उनको देने का प्रयास किया। और उस चीज में हम सकारात्मक कदम उठाते हुए हम सफल हुए कि नक्सलवाद को हमने काफी कंट्रोल किया। लेकिन वापस से अब सरकार हम दो और हमारे दो की है, तो स्वाभाविक है कि इस तरह की चीजें फिर सर उठा रही हैं। ये छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए ठीक नहीं। देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार में जो व्यक्ति है वो ज्यादा कारगर होता है किसी भी सवाल को उठाने के लिए। सरकार में जो व्यक्ति है वो अपनी आवाज को दमदार तरीके से ज्यादा अच्छी तरह से उठा सकता है। और ये तो संसद में 150-150 सांसदों को जब जिस तरह से सस्पेंड करके तमाम बिलों को पास किया गया, आप समझ सकते हैं कि कितनी पार्लियामेंट्री कमेटीज में कौन सी सेलेक्ट कमेटी में बिल गए हैं। संसदीय प्रणाली के ऊपर क्रूर प्रहार इस सरकार ने किया है। ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है देश की दशा और दिशा दिखाने के लिए। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता से पहले मैं एक भारतीय नागरिक हूं। कि जिस तरह से कुछ लोगों ने पूरी सरकार के ऊपर कब्जा कर लिया, ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए ठीक नहीं। सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा, पीएसयू को पहले घाटे में ले जाएंगे फिर उसको बेच देंगे। वो हमारे फादर, हमारे दादा के टैक्स पेयर से बनी हुई चीजें हैं, उन पैसे से हमारा हक है उनके ऊपर। और वही हक की लड़ाई है कि हम हक देना चाहते हैं और वो हक छीनना चाहते हैं। हम एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं और वो 700 किसानों को शहीद करते हैं। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर सांसदों की। देखिए, हमारा 150 कहना कि 150 के पार भी नहीं जा पाएंगे, उसके पीछे सीधे सीधे कारण है। 2013 से वो बदनाम करके आए पिछली सरकार को और उन्होंने बड़े बड़े घोषणाएं, बड़े बड़े वायदे किए। आज हालत यह है कि 10 साल हो गए। पहली बार कहा भाइयों बहनों मित्रों 50 महीने दे दो, बस 60 महीने दे दो, उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो। फिर नोटबंदी जैसे कुकर्म हुए, भाइयों बहनों मित्रों मुझे बस 50 दिन दे दो, फिर जिस चौराहे पे कहोगे मैं उस चौराहे पे आ जाऊंगा। अच्छे दिन की कोई बात कर रहा है? वो स्टार्टअप इंडिया
मेक इन इंडिया, बैट अप इंडिया, लेट अप इंडिया, पता नहीं कौन कौन से इंडिया शुरू किए थे। आज किसी की कोई बात कर रहा है? आज बात कर रहे हैं ओबीसी खोलने जाएंगे, कमरे में से पलंग उठा ले जाएंगे कांग्रेसी, मंगलसूत्र खोल लेंगे। अरे 55 साल तक हमने मंगलसूत्र पहनाने का काम किया है देश में अमन और शांति के माध्यम से, और इस कांग्रेस की महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र को देश के ऊपर न्यौछावर किया है। मोदी साहब, जिस ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस से आते हो उसको क्या पता बलिदान क्या होता है? आपके यहाँ तो चिड़िया भी नहीं मरी कभी। मुखबरी करते करते 60 रुपए की पेंशन लेके बुलबुल पे घूमते थे। देशभक्ति का पाठ हमें मत पढ़ाइए। हमने देश को आगे ले जाने का काम किया है। जिस समय आपको सरकार सौंपी थी, 16 लाख की फौज दी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिए थे, और 5 साल का खाद्यान्न का भंडार भर के दिया। इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ कि कारवां क्यों लुटा, काफिला क्यों लुटा। इस बात की जवाब दो कि देश के ऊपर 5 गुना कर्जा क्यों हो गया। इस बात का जवाब दो कि किसान की आय डबल करते करते कर्जा कब डबल कर दिया आपने। देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि सीधे सीधे 10 साल उन्होंने क्या काम किया उसका उत्तर दें। देखिए, हम विपक्ष की कठोर भूमिका में है पिछले 10 साल से। 2014 लैंड एक्विजिशन बिल का ऑर्डिनेंस आया, हमने सबसे पहले विरोध किया। 2016 नोटबंदी हुई, हमने सबसे पहले विरोध किया। हमने तमाम उन चीजों का विरोध किया जो देश के अहित में थी। हमने हमेशा जांच की मांग की, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे पेगासस हो, चाहे वो राफेल हो। हम एक कठोर विपक्ष की भूमिका में पहले दिन से 4000 किलोमीटर तक माननीय राहुल गांधी ने यात्रा करके और बताया कि किस तरह से भारत टूट रहा है, भारत को कैसे जोड़ा जाए। लेकिन केवल कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में रहे उससे काम नहीं चलेगा। हम तो चाहेंगे कि आप सब लोग भी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हो। देश में एक संघर्ष होता था और इस सरकार ने बड़े क्लेवरली, बड़े दिमाग लगा के संघर्ष के सारे रास्ते बंद कर दिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। कोई भी जन आक्रोश आंदोलन होता था, विद्यार्थियों का आंदोलन होता था, उसको जिस निर्दयता के साथ कुचला जाता है, यही गुजरात मॉडल है। किसान आएंगे तो इतनी बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी जाएंगी और शाम को फिर किसानों के उत्थान के लिए लंबा सा भाषण दे दिया जाएगा। आज जो संघर्ष के रास्ते थे, सड़क पर जाते थे, अब सड़क पर कीलें लगा दी गई हैं संघर्ष के नाम पर। आज आप आरटीआई लगाइए, सरकार के अगर खिलाफ जवाब है तो उत्तर नहीं आएगा। मीडिया में जाकर अपनी बात रखने की बात थी। मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग, आप भी जानते हैं, आप भी स्वीकार करते हैं, मैं सबकी नहीं कहता, रीजनल मीडिया फिर भी फार फार बेटर। नेशनल मीडिया, जिसको आज हर आदमी मीडिया ना कह के गोदी मीडिया कहने लगा है, ये आपका जो प्रोफेशन है उसको भी खा गए हैं। पत्रकार का जो एक सम्मान आज से 10 साल पहले था, पत्रकारिता का एक छोटा सा इशू आता था, पत्रकार की जो एक कद्र थी उसको भी इन्होंने कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया है। मीडिया को काबू कर लिया, जुडिशरी के तमाम प्रभावों के ऊपर इनका असर दिखाई देता है। 2 एग्जाम्पल बताता हूं। राहुल गांधी की सदस्यता का समाप्त करना, क्या था वो? इतना बड़ा ऑर्डर आया और 10 मिनट में वो सुप्रीम कोर्ट में गिर गया क्योंकि गुजरात से आया। चंडीगढ़ का एक छोटा सा मेयर का चुनाव, अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ मसीह पैदा कर दिए हैं, लोकतंत्र को खा जाओ, और फिर आप लोकतंत्र पे भाषण देते हो। 4 बिकाऊ पत्रकारों को बैठाकर स्क्रिप्ट लिख के आप इंटरव्यू देते हो। देश के पत्रकारिता का दुर्भाग्य है, लाखों पत्रकार इकट्ठे होकर देश के प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर नहीं कर पाए 10 साल।
सवाल भी आज भी कांग्रेस से ही, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता में काफी दिन रहा, एक मैगजीन का एडिटर भी रहा मैं। क्या हम लोगों में इतनी ताकत नहीं थी कि देश के प्रधानमंत्री को कहें कि नहीं आओ आप एक इंटरव्यू दो? मनमोहन सिंह को तो जो मौनी बाबा हम सब कहते थे ना, जो व्यक्ति हर महीने लगभग एक इंटरव्यू दे देता था, कभी विदेश में जाकर, कभी हवाई जहाज में, कभी देश में, कभी इंडियन मीडिया सेंटर में, कहीं पर भी दे देता। तो संघर्ष के रास्ते, चाहे वो आरटीआई हो, चाहे सड़क पर आंदोलन हो, चाहे पत्रकारिता के माध्यम से हो, चाहे न्यायालय के माध्यम से हो, संघर्ष के सारे रास्तों को रोका है। और ये एक उज्जवल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हाँ दिलीप जी। देखिए, हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य के संवैधानिक संस्थाएं इस देश के जनमानस की भावनाओं का सम्मान करती हुई नहीं दिखाई दे रही। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से लेकर इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट तक 10-10 महीने तक विपक्षी सांसदों को मिलने का समय नहीं देना, और जिस तरह से मैंने अभी कई एग्जाम्पल दिए, भाई कंप्लेंट की है तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना, कहें कि कागज है, ये कंप्लेंट गलत है, झूठी है, साइड में रखो, कहे ना। इसको रख के चुपचाप बैठ गए, ना इस पर एक्शन लूंगा, ना मैं इसको सही बताऊंगा, ना मैं गलत बताऊंगा, चुनाव समाप्त हो जाएगा। यही कर्नाटक में हुआ था, जब हनुमान जी ने इनको गदा मारी थी, तब भी हमने कंप्लेंट की, कोई एक्शन नहीं हुआ। 11 दिन क्यों लगे? आप प्रबुद्ध पत्रकार हो, सब भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, भाई आप पत्रकार हैं और मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। तो 11 दिन आंकड़े आने में क्यों लगे? हमने तब भी कहा था जब नोटबंदी हुई थी, 8 महीने लग गए। एक 10 लाख का चेक गांव की ब्रांच में, कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच में जमा होता है तो आरबीआई को इंफॉर्मेशन जाती है शाम को। 100% ब्रांच कंप्यूटराइज्ड है। लेकिन जब तक गुजरात का चुनाव नहीं हो गया, याद कीजिएगा 2017 का, उसके बाद आंकड़े आए थे, ताकि पोल ना खुल जाए कि 800 करोड़ रुपया अहमदाबाद डेवलपमेंट बैंक में किसने जमा किया। 11 दिन अगर आंकड़े आने में लग रहे हैं, उसके बाद भी आप परसेंटेज बता रहे हैं, बताना चाहिए ये वोट पड़ी है, 1000 वोट पड़ी है। परसेंटेज का क्या मतलब है भाई? नोटबंदी में भी परसेंटेज ही बताई थी, आज तक ये नहीं पता चला कितने नोट जमा होंगे, परसेंटेज पता चल गई। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हैं ना, परसेंटेज में ही बात करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।